जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका यूपीबी 9 to 12 चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का क्लास मिलेगा 9 to 12। आज हम पढ़ेंगे बायो का पहला लेसन यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का। इस पर सिर्फ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की क्लास मिलेगी आप सबको, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या मैथ्स हो। सिर्फ यहाँ यूपी बोर्ड की पढ़ाई चलती है, जिसमें बायो का पहला लेसन आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रियाएं। जैव प्रक्रियाएं में पढ़ेंगे ये क्या है, इसके लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा लास्ट में। आशा है आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक टॉपिक के साथ साथ समझते चलेंगे, परिभाषा के साथ साथ समझते चलेंगे और उदाहरण के साथ साथ भी। आशा है आप मेरे साथ दोगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पहले सब्सक्राइब कर लो कि जो भी वीडियो पड़े आप सब पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या है, पोषण पढ़ेंगे। पोषण के साथ साथ उसका उदाहरण भी देखेंगे। अब देखो पोषण क्या है। पोषण जो भी व्यक्ति, जो भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, चाहे भी कोई भी जीव हो या पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या जीव जंतु जानवर जो भी हो, उनको जीने के लिए क्या आवश्यकता होती है, भोजन की। क्या आवश्यकता होती है, भोजन की। तो भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन ये क्या है, पोषण है। इसी को क्या बोलते हैं, पोषण। ये पोषण लिक्विड रूप में भी हो सकता है, ठोस रूप में भी हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है। ये पोषण जीव जंतुओं के हिसाब से हो सकता है। किसी भी जीवधारी को जीने के लिए उसकी पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। पहला यह हो गया स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण। पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, उसके बाद पढ़ेंगे परपोषी पोषण और उदाहरण सहित पढ़ते चलेंगे। पहला देखो, पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इसकी परिभाषा लिख लेना। जीवों द्वारा सूर्य के प्रकाश CO2 और जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। वो जीव स्वपोषण जीव कहलाता है। स्वपोषण जीव कहलाता है। जैसे में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी होता है उसकी अभिक्रियाएं इसकी अभिक्रिया लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख लेना। क्या लिखोगे, अभी बताया गया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में।
हरे पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो भी क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। हरी पत्तियों में होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या होगा? इसको ग्लूकोज में तोड़ेगा, प्रकाश को ग्लूकोज के बाद फिर ऑक्सीजन में तोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को लेगा, पानी को जो भी खनिज लवण होगा उसको लेगा। क्या होगा? वो अपने को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ग्लूकोज में तोड़ेगा और ऑक्सीजन में तोड़ेगा, ऑक्सीजन मुक्त करेगा और ग्लूकोज ये अपना उपयोग कर लेगा। क्या होगा? स्वपोषी पोषण जो स्वयं पर निर्भर हो, स्वयं से भोजन बनाता हो। आशा है समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं। विषम पोषण, जिसे परपोषी भी बोलते हैं। विषम पोषण जिसे परपोषी पोषण भी बोलते हैं। अब देखो विषम पोषी में परिभाषा लिखना। जीवों द्वारा दूसरे जीवों या कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करना। उदाहरण के लिए मृतजीवी में कहा जाएगा कवक, और परजीवी अमरबेल आ जाएगा। प्राणी मनुष्य अमीबा आ जाएगा। उदाहरण के लिए समझो, यहाँ पे क्या है? दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं जो दूसरे कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या हो गया? परपोषी। जैसे में शेर हो गया। शेर किस पे? शेर हिरन पर निर्भर है, मतलब मांस पर निर्भर है। हिरन घास पे निर्भर है। तो ये समझ रहे हो ना कि ये किस पर निर्भर है? दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये किस में आएंगे? विषम पोषी पोषण में आएंगे। विषम पोषण में आएंगे। आशा है समझ चुके होंगे। मृतजीवी किसे बोलते हैं? मृतजीवी जो मृतकों को डिकम्पोज होता है, जो भी शरीर डेथ के बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या हो जाता है? ये कवक लग जाते हैं, जो मृतजीवी जीवों से अपना पोषण लेते हैं। परजीवी में देखो, परजीवी में होता है अमरबेल, जोंक। ये क्या आएंगे? परजीवी, जो दूसरों जीव से अपना पोषण लेंगे, दूसरों को नुकसान कम करेंगे। जैसे में जू हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? परजीवी हो गया, दूसरों जीव से अपना पोषण ले रहा है। प्राणी क्या हो गया? मनुष्य और अमीबा। ये क्या है? मनुष्य किस पर निर्भर है? मनुष्य भोजन किससे बनाता है? भोजन जो भी बनाता है वो धान हो गया, धान से चावल बनता है, गेहूं से आटा बनता है। ये क्या है? ये सब हरा है। तो ये क्या, इसमें क्या, इसको पौधों के रूप में ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, तो पौधों से जीव ये लेता है पोषण अपना। मनुष्य अपना पौधे से पोषण लेता है। पौधे, जीव जंतु दूसरे पर निर्भर है। अमीबा भी कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है। आशा है समझ चुके होगे विषम पोषी पोषण में। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, श्वसन समझेंगे। श्वसन, श्वसन कोई भी जीव के लिए श्वसन आवश्यकता होती है, सांस लेना जिसे बोल सकते हो, श्वसन आवश्यकता होती है। श्वसन में पहले इन दोनों को पढ़ते चलते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, यहाँ पे देखो श्वसन, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला अवायवीय श्वसन, जिसे जिसे लिखा है एरोबिक श्वसन लिखा है, इसको वायवीय श्वसन भी बोलते हैं, वायवीय श्वसन। एक हो जाएगा अवायवीय श्वसन, क्या हो जाएगा, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या होगा, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को इसके बाद पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन के बाद पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन। इसकी परिभाषा के साथ चलेंगे। तो परिभाषा वायवीय श्वसन में लिखोगे, वायु की उपस्थिति में भोजन का पूर्णतः ऑक्सीकरण होना, पूर्णतः ऑक्सीकरण होना, भोजन का पूर्णतः ऑक्सीकरण होना। समीकरण इसका लिखोगे, इसका समीकरण लिख लेना, ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन का। उसके बाद एरो, राइट एरो लगाना, राइट एरो के बाद लिखना 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में टूटकर फिर कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। किसमें, वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में कितना ATP प्राप्त होता है, 38 ATP लिख सकते हो। वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। अलग से एक लाइन में लिख सकते हैं इसको, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। अब यही उदाहरण में निकला, मानव कोशिका में, मानव कोशिकाएं में। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में कितना ATP प्राप्त होता था, 38 ATP, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता था वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में। ठीक है, आशा है समझ चुके होंगे। अब देखो अवायवीय श्वसन, जहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होगी, वायु यानी ऑक्सीजन। इसकी परिभाषा लिखना, एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण, आंशिक ऑक्सीकरण समीकरण ईस्ट में होता है। किस ईस्ट में क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण। जैसे आप सब दौड़ते हो तो आप सब के मांसपेशियां में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, वहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन कम होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। भोजन मानी कहें कि मतलब ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का आंशिक रूप में टूटता है। कहाँ, अगर जहाँ ऑक्सीजन भरपूर प्राप्त होगा, इसको ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो 38 ATP देगा। अगर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा कितना देगा, 2 ATP में टूटेगा। अब ईस्ट में मांसपेशी टूटेगा, यहाँ पे दिया है ईस्ट मांसपेशियों में
थकान। अब देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज को कैसे तोड़ेगा, अब तोड़ेगा टू C2H5OH में तोड़ेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा। उसके बाद 2 ATP ऊर्जा बस प्राप्त होगी। कितना? 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। किसमें? अवायवीय शोषण में। किसमें? अवायवीय शोषण में। इसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होता तो कितना प्राप्त होता? 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र देखो यहाँ पे, मानव श्वसन तंत्र देखो, जैसे अंग हो गया, अंग में क्या देखोगे? नासिका के बाद श्वसनिका, उसके बाद फेफड़े, उसके बाद कुपिकाएं। अब यहाँ पे देखो, जो भी हो, पहले ग्रास नली होगा यहाँ पे। रुक जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये नाक से सांस लोगे, ग्रास नली से होते हुए क्या होगा? फेफड़े, यहाँ पे मतलब फेफड़े बना नहीं पा रहे हैं, चित्र नहीं लाए हैं, तो आशा है थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे फेफड़े है, फेफड़ा एक इधर रहेगा, फेफड़ा, 2 फेफड़े हैं। फेफड़े के अंदर क्या होते हैं? कुपिकाएं। क्या होते हैं? कुपिकाएं, जो अंगूर के गुच्छानुमा होता है। ये होते हैं कुपिकाएं, जो अंगूर की तरह होते हैं। किसकी तरह? अंगूर की तरह। ये क्या काम करते हैं? जो भी अशुद्धियाँ होती है उसमें सोखने का कार्य करते हैं। क्या है? कुपिकाएं। इसने दिया है यहाँ पर, वायु और रक्त का गैसीय विनिमय इसी में होता है। गैसीय विनिमय, जो भी रक्त आएगा यहाँ पे, जो भी ऑक्सीजन होगा यहाँ पे मिल जाएगा। मिलने के बाद ऑक्सीजन शुद्ध होके चला जाएगा हृदय में। आशा है समझ चुके होंगे। ये क्या हो गया? पूरा क्या हो गया? ये इस पूरे को क्या बोलेंगे? फेफड़ा। क्या बोलेंगे? फेफड़ा बोलो, फेफड़े बोलो, जो भी बोलो। उसके बाद श्वसनीय नलिका, जिससे सांस आती है उसको क्या बोलेंगे? श्वसनलिका, नली। उसके बाद नासिका, नाक से जो वायु लेते हैं। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। परिवहन, क्या देखेंगे? परिवहन मतलब समझ रहे हो ना, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर सके, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन को समझेंगे यहाँ पे। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु या किसी पदार्थ, कैसी, मतलब नॉर्मल भाषा में परिवहन आप सब ट्रेवल करते हो उसको बोलते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी परिवहन होता है और मनुष्य में भी परिवहन होता है।
पौधों में परिवहन होता है। पौधों में परिवहन होता है। थोड़ा रुक जाइए अभी। पौधों में परिवहन होता है। अब यहाँ देखो, पौधे, मान लो ये मिट्टी है, सरफेस। अब यहाँ से पौधे गया है, पौधा। आशा है कि आप फील कर पा रहे हो। क्या हो गया? पौधे हैं। अब पौधे में क्या होता है, यहाँ पे इसकी जड़ें होती हैं अंदर। जो सरफेस के अंदर क्या होती है, पौधे के जड़ें होती हैं। तो जड़ें में क्या होती है? जल। अब बताओ यहाँ पे इस जड़ें में क्या होगा? जाइलम पाया जाएगा, जो जल को, जो खनिज लवण होगा धरती से जल को ऊपर ले जाएगा। कहाँ तक? पत्तियों तक। कहाँ तक? पत्तियों तक। पत्तियों तक ले जाएगा। क्या? जल एवं खनिज लवण। इसको क्या बोलेंगे जो ले जाएगा? उसको बोलेंगे जाइलम। जाइलम। जाइलम बोलेंगे जो जल और खनिज लवण को ले जा रहा है पत्तियों तक। अब पत्तियों तक ले जाएगा, पत्तियों का भोजन बनेगा। भोजन बनेगा। अब भोजन बनने के बाद अब इसको हर टहनियों तक, हर पत्तियों तक, हर टहनियों तक, हर जड़ें तक इसको भेजना होगा भोजन को। तो ये पत्तियों से क्या, एक शिरा निकलेगी जो फ्लोएम की शिरा होगी भोजन की, जो भोजन का हर पत्तियों तक, हर शिरा तक, हर पगडंडियों तक पहुंचाएगा और इसके तना होते होते जड़ों तक भी पहुंचाएगा। जो फूड को पहुंचा रहा है वो क्या हो गया? फ्लोएम। आशा है समझ चुके होंगे कि जाइलम द्वारा जल को पहुंचाया जाता है, फ्लोएम जो ना फूड को पहुंचाया जाता है। बट यहाँ पे देखो, जाइलम ऊपर से नीचे से ऊपर तक ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर तक ले जाता है, ऊपर तक ले जाता है। बट फ्लोएम ऊपर से ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। ये ऊर्ध्वगामी नहीं होता है, ये ऊर्ध्वगामी होता है, बस ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा। अब प्रक्रिया क्या होगी? जल का खिंचाव कैसे होता है? वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल का खिंचाव होता है। वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल का खिंचाव होता है। जो भी पत्तियों से वाष्प निकलेगी तो वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम क्रिएट करेगा तो क्या होगा? फ्लोएम, जाइलम खींचेगा। किससे? इससे जल खींचेगा, ऊपर बढ़ेगा, जल खींचेगा। आशा है समझ रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कि जल और खनिज जाइलम द्वारा पत्तियों तक, मूल पत्तियों तक पहुँचाया जाता है और भोजन फ्लोएम द्वारा पत्तियों से अन्य भागों में पहुँचाया जाता है। और प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल का खिंचाव होता है, जो आपको इसमें बता दिया गया है। जो भी चित्र बनाकर इस तरह पढ़ लिए तो लिखने की आवश्यकता भूल जाओगे, तुम खुद से लिख सकते हो। आशा है समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मानव में परिवहन, ये क्या हो गया? पादपों में परिवहन पढ़े हैं, पढ़ेंगे मानव में परिवहन। ये क्या था? पादपों में परिवहन पढ़े थे, हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन। अब देखो, मानव में परिवहन क्या होता है? जो भी रक्त है उसका संचरण कराया जाता है,
परिसंचरण यानी मानव रक्त का परिवहन कराया जाता है हमारे शरीर में। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। जो तुम हार्ट बोलते हो, हृदय बोलते हो। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे होगे। पहला कोष्ठ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, इसमें से 2 निलय होंगे, 2 अलिंद हो गए, 2 निलय होंगे। ये 2 अलिंद हो गए हैं, ये 2 निलय होंगे। ये अलिंद, ये भी अलिंद, ये अलिंद, ये भी अलिंद। 2 अलिंद हो गया, 2 निलय हो गया, एक निलय, दूसरा निलय। आशा है समझ चुके होंगे। अब देखो, रक्त का परिसंचरण होता है धमनी, धमनी 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 और शिरा। यहाँ पे देखो, धमनी और शिरा समझो। धमनी उसे बोलते हैं, धमनी डीप सिंचित होती है, जैसे जो मांसपेशियां में दबी होती हैं धमनी, उसमें हाई प्रेशर होता है। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। हृदय के द्वारा क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर तक ले जाता है। तो जो भी धमनी होगा, धमनी। अब बताओ यहाँ से इसमें क्या होगा? इसमें जो भी होगा, इसमें रक्त आएगा, ठीक। अब दायां लिंद से किस में जाएगा? बायां लिंद में, बायां लिंद में। अब क्या होगा? इसमें होगा। अब दाएं अलिंद से दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले के बाद फिर इस बाएं अलिंद में खुलेगा, बाएं अलिंद के बाद यहाँ से निकलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे निलय में आएगा। तो निलय के बाद एक सिरे से निकलेगा। तो ये धमनी होगी, क्या होगी? धमनी से निकलेगा, तो निकलेगा कहाँ जाएगा? शरीर तक जाएगा। शरीर के बाद ये जो भी रक्त हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त को ले आएगा। कौन? ऑक्सीजन रहित रक्त को ले आएगा, ऐसे ही जाकर इसमें खुलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? शिरा बोलेंगे, जिसको शिराएं लिखा हुआ है। शिरा क्या है? ये ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से हृदय तक ले जाता है। हृदय तक क्यों ले जाता है? क्योंकि उसको दोबारा यूज किया जा सके, आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो, रक्त के घटक, रक्त यानी ब्लड। रक्त के घटक, रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते? पहला देखो, आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हो। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन घुला होता है। डब्ल्यूबीसी, जिसे प्रतिरोधक क्षमता बोलते हो या रक्षा करता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम भी बोल सकते हो इसको। प्लेटलेट का कार्य होता है खून का थक्का बनाना, ब्लड का थक्का बनाना, प्लेटलेट्स का कार्य होता है। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन, अब जो भी खाया पिया रहेगा, वो जो भी वेस्ट पदार्थ बचेगा, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, उसको उत्सर्जन भी करेगा, बाहर भी निकालेगा वेस्ट पदार्थ को। अब यहाँ पे देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र।
मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन से ये समझ में आ रहा है जो भी वेस्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालेगा, चाहे मनुष्य का शरीर हो या पेड़ पौधे का। क्या करेगा? वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा। जैसे उत्सर्जन मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? ब्रक यानी किडनी रक्त से यूरिन निकालकर मूत्र बनाता है। रक्त से यूरिन निकालकर मूत्र बनाता है। आशा है इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चित्र नहीं लगाए हैं। जो भी ब्रक होता है, आशा है समझ रहे होंगे। अब देखो नेफ्रॉन, ब्रक की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन इसमें पाया जाता है। ब्रक के अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन, जो इसको छानने का कार्य करती है। अब देखो मूत्र नलिका छानना पुनः अवशोषित कर श्रावण करती है। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो पादपों में उत्सर्जन, इसका तरीका होता है वाष्प उत्सर्जन के बाद पत्तियों के क्रिस्टल के रूप में संग्रह, पत्तियों का गिरना, ये क्या हो गया? उत्सर्जन है। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में दिया है बस क्वेश्चन आंसर आपका। जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट करना, आपको टॉपिक वाइज बना दिया जाएगा वीडियो। यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोला था ना, लास्ट में लाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब देखो पहला क्वेश्चन यही आ सकता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखो। तो प्रकाश संश्लेषण में लिख सकते हो कि यहाँ पे CO2 लेता है और O2 छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण में, और श्वसन में O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। इसका सेम विपरीत कार्य करता है श्वसन। यह क्या होता है? प्रकाश में होता है, यह हर समय होता है। श्वसन हर समय होता है, प्रकाश हो या ना हो, श्वसन हर समय होगा। ये पौधों में होते हैं, हरे पौधों में। ये क्या होते हैं? जीवों में होते हैं। ये क्या होते हैं? जीवों में होते हैं श्वसन। आशा है समझ चुके होंगे। और प्रकाश संश्लेषण के समीकरण लिख लो को आ जाए तो कैसे लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद कर लेना, उसके बाद लिख लेना। अब देखो अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में पोषण कैसे होता है? लिख लेना। भोजन को कूटपात द्वारा घेर कर खाद्य रसधानी में पचाता है। प्राणी संभोजी पोषण होता है। अब जो भी अमीबा है इसके सामने भोजन है, भोजन के कण है या भोजन है। जो भी कूटपात, इसको क्या बोलेंगे? जो भी कण है, भोजन के कण, क्या हो गए? ये भोजन के कण। अब भोजन के कण है, ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। अब जो भी अमीबा है
अब भोजन के कण क्या यह अमीबा जाएगा भोजन के पास, तो भोजन के पास जाएगा तो कूटपाट बनाएगा, भोजन यहाँ पे आ गया। भोजन, ये दो जो यह मुंह बना रहा है इसको ग्रहण करने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? कूटपाद। कूटपाद द्वारा घेरता है, इसको घेरता है, ऐसे घेर कर फिर क्या करेगा? इसको अंतर्ग्रहण कर लेगा। दूसरी स्थिति में क्या करेगा? इसको पूर्ण रूप से घेर लेगा, इसको पूर्ण रूप से घेर लेगा। भोजन को घेरने के बाद इसको क्या करेगा? अंदर करेगा। क्या करेगा? अंदर करेगा, कण को अंदर करेगा। ये क्या आ गया? भोजन के कण है, ये भोजन के कण है, भोजन के कण है। इसको क्या करेगा? अंदर करेगा। उसके बाद क्या होगा? इसको धीरे धीरे अपने अंदर मिलाएगा, इसके धीरे धीरे अपने अंदर मिलाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा? फिर अमीबा अपने अंदर पूर्ण रूप से इसको मिला लेगा, पूर्ण रूप से भोजन को मिला लेगा। उसके बाद क्या करेगा? बहिक्षेपण करेगा, फटेगा। तो फटेगा तो वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। उसके बाद यह दो भी बन सकता है, अपने बुक से चित्र में देख लेना। अमीबा में पोषण, आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो, वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके लाभ बताइए, इसके लाभ बताइए। वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके लाभ बताइए। तो पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना, इसका लाभ होगा जल का खिंचाव जो पौधों को पत्तियों तक पहुँचे जाइलम द्वारा। पौधों को ठंडा रखना, वाष्प उत्सर्जन में दो लाभ है। पहला जल का खिंचाव होना, दूसरा पौधों को ठंडा रखना। लिख लेना, यह भी तीसरा है। अब यहाँ पे देखो, नेफ्रॉन की संरचना और कार्य समझाइए। नेफ्रॉन की संरचना और कार्य समझाइए। संरचना में लिख लेना यहाँ पे, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट ब्रक नलिका, ये तीन लिख लेना। लिखने के बाद चित्र बना देना, चित्र बना देना। लिखने के बाद चित्र बना देना। चित्र बना देना। उसके बाद इसमें जो भी संरचना होगा बना के लिख लेना। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में फिर इसका कार्य लिख लेना। क्या? ये तो संरचना बना लोगे, उसके बाद कार्य लिखना कि रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र बनाना, अवशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र बनाना। यहाँ पे देखो पांचवा में लिखो, पांचवा। अब पांचवा समझो, यहाँ पे पांचवा समझो कि हृदय का चित्र, मानव हृदय का चित्र बनाइए और इसके कार्य लिखिए। तो मानव हृदय के चित्र बनाओगे कैसे? ऐसे दिल टाइप के बनाना, फिर ऐसे बनाना,
उसके बाद इसके बाद ऐसे बनाना, उसके बाद ऐसे बनाना, उसके बाद यहाँ पे मिला देना। अब बन गया दो आलिंद दो निलय, दो आलिंद दो निलय। अब अलिंद हो गया, निलय हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, दाया बायां, यहाँ पे हो गया दाएं, यहाँ हो गया बाएं। दाएं और बाएं, यहाँ पे फुल डिटेल में समझो। यहाँ पे बाएं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अलिंद, इसको बोलेंगे निलय, नीलय। अब इस प्रकार इस साइड है तो इस साइड भी होगा निलय, और इस साइड में भी होगा अलिंद, इस साइड भी होगा अनिल्द, अलिंद। उसके बाद क्या होगा, अलिंद हो गया। इसके बाद कार्य इसका क्या है, रक्त का परिवहन कराना, रक्त का परिवहन कराना। जो भी रक्त यहाँ से फ्लो करेगा शरीर तक जाएगा, शरीर के बाद किसमें जाके खुलेगा, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में खुलेगा। दाएं अलिंद के बाद आएगा दाएं नीले में। यह क्या होगा, यह सिरा जो भी लेकर जाएगा, यह पाइप की तरह होगा, बट एक एक में दिखा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिरा, सिरा बोले या सिराएं बोले, जो भी बोले, इसको सिरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, धमनी, धमनी। और उसके बाद यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से रक्त, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यहाँ पे मिलने के लिए ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, फेफड़े में। कहाँ पे, फेफड़े में, फेफड़े में जाएगा। किसके द्वारा, महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा। यहाँ पे लिख लेना महाधमनी द्वारा, इसके द्वारा जाएगा, महाधमनी द्वारा। फेफड़े के बाद फिर इसमें आएगा किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा। इसमें खुलेगा महाशिरा, किसमें, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में खुलेगा। इसमें खुलेगा, इसमें ऑक्सीजन मिलेगा, O2 मिलेगा फेफड़े में। जाने के बाद फेफड़े में O2 मिलेगा, उसके बाद इसमें खुलेगा, उसके बाद इसमें के बाद इसमें अलिंद में आएगा, नीले में, नीले के बाद फिर धमनी में आकर शरीर के अंत तक जाएगा। आशा है समझ चुके होंगे, आशा है समझ चुके होंगे। इसका कार्य यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन युक्त और रहित का परिसंचरण, परिसंचरण में लिख सकते हो, यही डायग्राम याद कर सकते हो, यही डायग्राम याद कर सकते हो। आशा है समझ चुके होंगे। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद एक लेसन केमिस्ट्री का पढ़ चुका है, जाकर देख सकते हो, फुल डिटेल्स में जाकर देख लेना। उसके बाद इस बायो को देख लेना। अब अगली क्लास जो भी मिलेगी क्लास टेंथ की जो भी अगली क्लास मिलेगी वो फिजिक्स का मिलेगा, फिजिक्स का। कमेंट करना फिजिक्स में पहले प्रकाश पढ़ना चाहते हो या विद्युत पढ़ना चाहते हो। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।